गुंजनपुर गांव में दो बहनें बेला और छाया रहती थीं। एक दिन बेला और छाया एक गुफा के सामने खड़ी हुई थीं। छाया की आंखों में लालच और बुराई साफ झलक रही थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो छाया? ये जगह कितनी विचित्र है। मेरी मदद करो बेला। वो उस गुफा के अंदर पिताजी कैद हैं और जमींदार ने कर्ज न चुकाने की वजह से पिताजी को अंदर कैद किया है। अगर तुमने हमारी मदद न की तो जमींदार हम दोनों को मार देगा। छाया, मैं उन्हें कैसे बचा सकती हूँ? तुम्हें पिताजी को बचाने के लिए सूरजकुंड नगरी में जाना होगा और वहाँ कटीले रास्तों को पार करके उस संदूक को लाना होगा। मगर उस संदूक में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम मुझे वहाँ भेज रही हो? अभी बेला ये कह ही रही थी कि तभी जमींदार वहाँ आया। तुझसे जितना कहा है इतना कर, वरना मैं तेरे बाप और तेरी इस बहन को यहीं इसी गुफा में कैद करके मार डालूंगा। हाँ। नहीं नहीं बेला, हमें बचा लो हमें। तुम रो मत छाया, मैं अभी जाती हूँ उस संदूक को हासिल करने। और फिर बेला ये कहकर तुरंत उस संदूक को लेने सूरजकुंड निकल गई। कुछ देर बाद वो जगह तो दिखाई दी, मगर वो रास्ता आसान नहीं था। मैं सूरजकुंड तो पहुँच गई, लेकिन मैं उस संदूक तक कैसे पहुँचूं? यहाँ तो ये कांटे भरे रास्ते हैं और साथ ही आगे आग की नदी है। अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे छाया और पिताजी को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। और फिर बेला ने जैसे ही पहला कदम उस कांटेदार रास्ते पर रखा, दर्द से उसकी चीख निकल गई। ये कांटे तो मेरे पाँव में चुभ गए हैं और खून भी बह रहा है। लेकिन नहीं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे मेरी बहन और पिता को बचाना है। और फिर बेला अपने लहूलुहान होते पैरों की परवाह किए बगैर दर्द को सहती किसी भी तरह उस कांटेदार रास्ते को पार करती गई। तभी सामने उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। तू जिसके लिए आई है वो तेरे शुभ चिंतक नहीं। चली जा, वरना मारी जाएगी। बुढ़िया ये कहकर तुरंत गायब हो गई। जबकि उसे गायब होते देख बेला डरकर 2 कदम पीछे हुई। अरे ये बूढ़ी औरत अचानक कहाँ गायब हो गई? और वो क्या कह रही थी? नहीं, शायद वो मुझे उस संदूक तक पहुँचने से रोक रही थी, लेकिन मैं उसे हासिल करूंगी। अरे नहीं, सामने तो आग की नदी है, अब क्या करूं? बेला डर से सोचने लगी। जबकि दूसरी तरफ अचानक छाया, जो डरी सहमी सी गुफा के बाहर उस जमींदार की गिरफ्त में थी, अचानक उसकी गिरफ्त से निकलकर हंसने लगी। वाह छाया रानी, वाह क्या नाटक खेला है तुमने। ऐसे ही मुझे छाया नहीं कहते लोग। मैं वो हूँ जो लोगों के पीछे से उनकी परछाई को गायब कर दूं। फिर वो तो मेरी बहन थी। छाया ये कहकर हंसने लगी। जबकि दूसरी तरफ बेला ने अपना दिमाग लगाकर उस आग की नदी को पार करना चाहा। मैं अगर इस आग की नदी में उतरी तो जलकर भस्म हो जाऊंगी। नहीं, मुझे कैसे भी इसे पार करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं इन कांटों को जमा करके इनके सहारे से मैं इस नदी को पार करूंगी। और फिर बेला ने अपनी हिम्मत और तेज दिमाग को लगाकर उन सारे कांटों को इकट्ठा करके एक रस्सी से बांधने के बाद उसके सहारे से आग की नदी के बीचों बीच छलांग लगाई। तभी वो एक झटके से नदी के उस पार पहुंची। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र कि मैंने इस खतरनाक आग की नदी को पार कर लिया। अभी बेला ये कह ही रही थी, तभी अचानक वो आग की नदी बुझ गई
और सामने उसे वो संदूक और साथ ही एक राजकुमार नजर आए। आप कौन हैं? और यहाँ कैसे? मैं संदूक का रखवाला हूँ। मेरा नाम राजकुमार शौर्य है। मगर आप यहाँ इस जगह पर कैसे? मैंने बहुत समय पहले एक तांत्रिक को गलत काम करने से रोका था, जिसके कारण उसने मुझे यहाँ इस संदूक के साथ कैद कर दिया, और जो भी इस परीक्षा को पार करता तभी मैं आजाद हो पाता। और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। खैर, अब आप मुझे जल्दी से ये संदूक दे दीजिए ताकि मैं इसे ले जाकर अपने पिता और बहन की जान बचा सकूं। ठीक है, ये लीजिए, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर राजकुमार शौर्य के ऐसा कहते ही बेला उस संदूक समेत उनके साथ वहां पहुंची जहां वो दोनों हंस रहे थे। अच्छा किया जो मैंने उस बेला को भेजा। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने अपनी ही बहन को एक संदूक की खातिर वहां भेजा? फिर कभी बताऊंगी। वैसे भी अभी तो मुझे उस संदूक को हासिल करना है। अरे बेला, तुम आ गई। लाओ जल्दी से मुझे ये संदूक दे दो। और छाया, अब इस बंदूक के बदले बेला मेरी हुई। हाँ हाँ ठीक है, जो करना है करो। मुझे तो बस अपने खजाने से मतलब है। आखिरकार मैंने अपनी किस्मत को बदल ही डाला। क्या खजाना? अगर इसमें खजाना है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लाओ, अब ये खजाना तुम मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी भैरव कुछ और कहता, तभी अचानक छाया ने अपने पास रखे तेजधार चाकू को निकाला और उससे उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वो वहीं मर गया। छाया, ये तुमने क्या किया? और पिताजी कहाँ है? तेरे पिताजी अब कभी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने उन्हें मार डाला है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आखिर क्यों मारा तुमने पिताजी को? और ये संदूक, किस्मत, ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? अच्छा, तो सुनना चाहती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुन। कुछ समय पहले बेला अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, जब वहां एक साधु बाबा आए। भिक्षाण देहि, भिक्षाण देहि। प्रणाम साधु बाबा, माफ कीजिएगा, मगर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे थोड़ा जल पिला दो तो भी मेरे लिए बहुत है। ठीक है साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आती हूँ। बेला ये कहकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी अचानक साधु बाबा हरीश से बोले, पुत्र, तुम्हारी दोनों पुत्रियों की किस्मत बहुत अलग है। तुम्हारी बेटी बेला राज करेगी राज, क्योंकि इसकी किस्मत में सूरज कुंड के खजाने के साथ राजयोग भी लिखा है, जिससे उसकी किस्मत चमक जाएगी। जबकि तुम्हारी दूसरी बेटी छाया, उसकी किस्मत में सिर्फ अंधकार है। साधु बाबा ये कहकर वहाँ से चले गए, जबकि दूर खड़ी छाया उनकी ये बात सुनकर अपने मन में सोचने लगी, क्या इस बेला के नसीब में सूरज कुंड का खजाना और राजयोग लिखा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं आज ही जमींदार के पास जाऊंगी ताकि वो मेरा मोहरा बन सके। छाया ये सोचकर जमींदार के पास पहुंची। अरे क्या हुआ छाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम बेला को पाना चाहते हो ना? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? तुम उसे पाना चाहते हो और मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे पिता को कैद करो ताकि रकम चुकाने के बहाने मैं बेला को सूरज कुंड भेज सकूं।
जिससे मेरा काम हो जाए और तुम्हारा भी। अभी छाया ये कह ही रही थी, तभी अचानक वहां हरीश ने आकर उसकी सारी बातें सुन ली। छाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस भैरव के साथ मिलकर मेरी बेटी को फंसाना चाहती हो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अभी हरीश कुछ करता कि छाया ने अपने ही पिता को अपने चाकू से मारकर उसे उसी गुफा में फेंक दिया और फिर झूठे आंसू बहाती बेला को वहां लेकर आई और पिता को बचाने का नाटक करती रही। मक्कार, धोखेबाज, पिताजी को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। अरे तुम्हें खजाना चाहिए था तो मुझे कह दिया होता, मैं कैसे भी करके तुम्हें खजाना दे देती, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। छाया, तुमने बहुत कोशिश की अपनी किस्मत बदलने की और बेला की किस्मत मिटाने की, लेकिन उसकी किस्मत में ये सूरज कुंड का खजाना भी लिखा था और राजयोग भी, क्योंकि मैं राजकुमार शौर्य बेला से बहुत जल्द विवाह करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बेला की किस्मत चमकने से पहले ही इसे मार दूंगी और इस सूरज कुंड के खजाने के साथ तुम्हें भी मेरा होना होगा, राजकुमार शौर्य। छाया ने ये कहकर जैसे ही अपने चाकू से बेला पर वार करना चाहा कि तभी अचानक राजकुमार शौर्य ने अपनी तलवार को छाया के पेट के आर पार कर दिया, जिससे हमेशा के लिए छाया और उसके लालच और उसकी बुराई का अंत हो गया। बंटी खेत के किनारे अपने पैरों से खोदने लगा। रामलाल को समझ नहीं आया। रामलाल ने सोचा, शायद बंटी मुझे कुछ बताना चाहता है। जहाँ ये खोज रहा है वहाँ खोद कर देखता हूँ। रामलाल ने वहाँ खुदाई की तो वहाँ से सोने, चांदी, हीरे और बहुत सारे पैसे निकले। ये देखकर रामलाल चौंक गया और बंटी से बोला, इतने सारे पैसे और गहने भला हमारे खेत में कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बंटी ने ही इशारे से रामलाल को समझाने की कोशिश की कि चोरों ने चोरी करके यहाँ दफना दिया है। सोनीपत गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहा करता था। रामलाल बहुत ही मेहनती था। वो एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते रामलाल थक गया और अपने आप से बोला, आज तो बहुत काम हो गया और मुझे थकान भी बहुत लग रही है। चलो थोड़ा खाना खा लेता हूँ। रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी एक छोटा सा बंदर का बच्चा उसके पास आकर बैठ जाता है। रामलाल उसे कहता है, लगता है तू भी भूखा है। चल ठीक है, आज तू ही मेरे साथ ये रोटी खा ले। रामलाल उसे रोटी का टुकड़ा दे देता है। बंदर रोटी को खा लेता है। अब रामलाल फिर से काम करने में लग जाता है और बंदर वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है। शाम को जब रामलाल अपने घर जाने लगता है तो वो बंदर भी रामलाल के पीछे पीछे जाने लगता है। रामलाल का घर आ जाता है। फिर वो बंदर से कहता है, अरे भाई, तुम तो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए। लगता है तेरा कोई घर नहीं है। ठीक है, आज से तुम हमारे घर ही रहना। चल अंदर आजा। बंदर भी उसके साथ घर के अंदर आ जाता है। रामलाल की पत्नी लक्ष्मी रामलाल को बंदर के साथ देखती है और कहती है, ए जी, क्या आप अपने साथ इस बंदर को भी घर ले आए? हाँ लक्ष्मी, बेचारा अकेला रहता है, हम इसे पाल लेते हैं। देखो ना कितना प्यारा है, हम इसका नाम बंटी रखेंगे। और इस तरह बंटी रामलाल के घर में पलने लगता है। अब बंटी भी काफी बड़ा हो चुका था। हर रोज की तरह रामलाल के साथ खेतों में जाने लगता है और साथ ही खेतों से वापस आता था। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार की बात है, बारिश ज्यादा होने के कारण बाकी सभी किसानों की तरह रामलाल की भी खेती बिल्कुल खराब हो गई थी। एक दिन रामलाल की पत्नी रामलाल से बोली, ए जी, हमारे सारे फसल तो खराब हो गई है। अब हमारा साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ जो हो गया वो हो गया, अब दूसरी फसल लगाइए। भगवान ने चाहा तो फसल इस बार अच्छी जरूर होगी और हाँ, आपकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी। हाँ लक्ष्मी, चाहता तो मैं भी यही हूँ,
पर दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे भी तो होने जरूरी है ना, और मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे। मैं तो कहती हूँ आप गांव के जमींदार से उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारी फसल तैयार होकर बिकेगी हम उनका पैसा वापस कर देंगे। रामलाल लक्ष्मी के कहने पर बंटी को लेकर जमींदार के पास पैसे मांगने जाता है। जमींदार साहब जी, आप जानते ही हैं इस बार मूसलाधार बारिश होने के कारण सभी की फसल खराब हो गई है, और साथ ही मेरी भी फसल बिल्कुल खराब हो गई है। तो मैं दूसरी फसल लगाना चाहता हूं। अगर आप मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दे दें तो मैं आपको सूद समेत और फसल बेचकर पैसे वापस कर दूंगा। वो तो ठीक है रामलाल, लेकिन सवाल ये है कि यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो फिर क्या? देखो भाई, मेरा तो व्यापार है, मुफ्त में कोई काम नहीं करता। तुम मुझसे पैसे ले जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे पास अपने खेत गिरवी रखने पड़ेंगे। यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाते तो तुम्हारे खेत मेरे हो जाएंगे। रामलाल ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने अपने खेत गिरवी रख दिए और जमींदार से पैसे ले लिए। रामलाल ने खेतों में फिर से फसल लगाई और बहुत मेहनत करने लगा। अब रामलाल का फसल तैयार होने का समय आ गया। एक दिन रामलाल अपने बंदर से बोला, देख रहा है बंटी, हमारी फसल तैयार होने वाली है, और इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब जमींदार साहब का सारा कर्जा उतार देंगे। हीमा, जरा जाकर रामलाल के खेतों की खबर तो लो। मैं नहीं चाहता कि उसकी फसल तैयार हो और अच्छे दामों में बिक जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रामलाल अपने खेत छुड़वा लेगा। लेकिन उसके खेत बड़े ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूं वो अपना उधार ना चुका पाए और मैं उसके खेत अपने कब्जे में ले लूं। इसलिए जरा देख कर आओ। जी मालिक, मैं अभी देख कर आता हूँ। हीमा चुपचाप रामलाल के खेतों के किनारे जाता है और छुप कर देखता है कि रामलाल के खेतों में बहुत ही अच्छी फसल लहरा रही थी। सारी बातें जाकर वो जमींदार को बताता है तो जमींदार कहता है, हीमा, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है ना क्या करना है। समझ गया मालिक, आप चिंता मत कीजिए। रामलाल के खेतों की फसल कितनी भी अच्छी हुई हो, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं काम पाएगा। हीमा अपने कुछ आदमियों को लेकर रामलाल के खेत के पास जाता है। शाम का समय था। रामलाल घर जाने की तैयारी कर रहा था। उधर से ही मन के साथ कुछ आदमी आकर फसलों को डंडे से मार मार के खराब करने लगते हैं। तभी बंटी उन्हें देख लेता है। बंटी दौड़ा दौड़ा कर काटने लगता है। रामलाल देखता है और कहता है, अरे अरे, कौन है आप लोग? आप मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन वो लोग रामलाल की बातें नहीं सुनते। तभी बंटी उन लोगों को काट के घायल कर देता है। वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और हीमा कहता है, बड़ा ही खतरनाक बंदर है, चलो यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो जान नहीं बचेगी। हीमा वहाँ से अपने साथियों के साथ जल्दी से भाग जाता है। रामलाल बहुत खुश होता है, बंटी के ऊपर प्यार से हाथ देता है। हीमा सारी बातें जाकर जमींदार को बताता है। मालिक, उसने तो बहुत ही खतरनाक बंदर पाल रखा है। अगर हम भाग कर नहीं आते तो वो बंदर हमारी जान ही ले लेता। इतना पैसा लेते हो और इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? ऐसा करो कि आज रात में जाना। रात में रामलाल और उसका बंदर अपने घर में रहते हैं। इस समय उसकी फसलों को बर्बाद कर देना और आ जाना। दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। रामलाल खेतों से घर जाने लगा था। बंटी वहीं बैठा था। रामलाल ने बंटी से कहा, क्या बात है बंटी, आज तो घर क्यों नहीं चल रहा? बंटी, रात हो चुकी है, अब हमारी फसल को कोई खतरा नहीं होगा। कौन आएगा इतनी रात को? चल चल, हम घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठकर आ जाएंगे। बंटी जाने को तैयार नहीं था। रामलाल समझ गया बंटी यहाँ रहकर पहरा देना चाहता है, इसीलिए रामलाल घर चला गया। बंटी वहीं पर बैठा था। फिर आधी रात के बाद जब हीमा और उसके आदमी फसलों को खराब करने के लिए आए तो बंटी ने उसे फिर से काटने के लिए दौड़ाया और वो लोग फिर से वहां से भाग गए। हीमा ने फिर से आकर सारी बात जमींदार को बताई।
ये जानकर जमींदार ने अपने मन में सोचा। ऐसे तो रामलाल की फसल तैयार हो जाएगी और उस बंदर की वजह से हीमा रामलाल की फसलों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे ये रामलाल अपनी फसल ना बचा पाए। यदि किसी एक आदमी को रामलाल का बंदर काट लेता है तो मैं सरपंच को ये बोल सकता हूँ कि रामलाल का बंदर पागल हो गया है और रामलाल को उससे बात करके रखना चाहिए। और अगर रामलाल ने अपने बंदर को बंद कर रखा तो फिर फसलों को खराब करना कौन सी बड़ी बात है? यही सही रहेगा। यही सोचकर जमींदार हीमा से कहता है। हीमा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरा काम किसी भी तरह से करना ही होगा। आज फिर से रात को उसके खेतों की तरफ जाओ और जब तक उसकी फसलें खराब ना हो तब तक वापस मत आना, समझे? अभी हीमा फिर से रामलाल के खेतों की तरफ गया। रात को बंटी वहां पहरा दे रहा था। हीमा ने फिर से फसलों को खराब करने की कोशिश की। बंटी गुस्से में आकर हीमा को काट लिया। तभी दूसरे दिन जमींदार सरपंच के पास गया और बोला। सरपंच साहब, आप रामलाल को कुछ समझाते क्यों नहीं? उसका बंदर पागल हो गया है, उसे अपने बंदर को बंद करके रखना चाहिए। अब देखिए ना, कल उसने मेरे एक आदमी को काट लिया। ठीक है भाई, मैं अभी जाकर रामलाल को बोल देता हूँ कि अपने बंदर को बांध कर रखे। सरपंच रामलाल के घर गया और बोला, अरे रामलाल भाई, मैंने सुना है तुम्हारे बंदर ने जमींदार के एक आदमी को काट लिया। सरपंच जी, जमींदार के आदमी मेरी फसलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए बंटी ने उन्हें काटा, वरना बंटी आज तक गांव में किसी को नहीं काटा है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जानवर का क्या भरोसा? आज उसने जमींदार के आदमी को काटा, कल किसी और को काटेगा। तुम अपने बंदर को बंद करके रखो बस। सरपंच जी ऐसा कहकर चले जाते हैं। तब रामलाल अपने बंदर को बांधते हुए कहता है। मैं जानता हूं बंटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और क्या करूं मैं तुझे बांधना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। सरपंच जी की बात टाल नहीं सकता। उसके बाद रामलाल अपने खेतों में जाता है और फसलों को काट कर रख देता है। रात हो चुकी थी। अब रामलाल अपने आप से कहता है। हाँ, काम तो सारा हो गया है, बस कल इन सारी फसलों को ले जाकर बाजार में बेच दूंगा और आए हुए पैसों से जमींदार का कर्जा भी उतार दूंगा और बाकी के पैसे अपने पास रख लूंगा। हाँ। ऐसा कहकर रामलाल अपने घर चला जाता है। रामलाल को घर जाते ही हीमा और उनके कुछ साथी वहां पर आते हैं और सारी फसलें चुरा कर ले जाते हैं। रामलाल खेतों में आता है और अपनी फसल को नहीं देखकर वो हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है। भगवान, ये क्या हुआ? मेरी फसल चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो जमींदार का कर्जा भी उतारना है और अपने घर का खर्चा भी चलाना है। हे भगवान! रामलाल बहुत दुखी होता है, पर वो कर भी क्या सकता था। वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और उसके बाद रामलाल कहता है। लक्ष्मी, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाऊंगा तो वो मेरा खेत भी रख लेगा। ये सब कह ही रहा था कि तभी जमींदार बाहर आकर बोलता है। रामलाल, अरे ओ भाई रामलाल, अरे मेरा पैसा दे दो। अगर आज भी तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खेत हमेशा के लिए रख लूंगा। अब फिर मुझसे मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ। जमींदार साहब जी, मेरे खेत में चोरी हो गई है, आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं 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 रामलाल, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। आज के बाद तुम्हारे सारे खेत मेरे हो गए हैं। जमींदार ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। फिर रामलाल अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है। लक्ष्मी, अब मेरे पास घर चलाने का बस केवल एक ही रास्ता है कि मैं जमींदार के यहाँ जाकर उसकी नौकरी करूं। और फिर अगले दिन से रामलाल जमींदार के यहाँ काम करने लग जाता है। अरे रामलाल, जल्दी जल्दी कहाँ चला? थोड़ा काम तो अच्छी तरह से कर। थोड़ा सा ही तो तुझे काम दिया है, ऊपर से तो इतनी धीरे धीरे काम करेगा तो कैसे काम चलेगा? और हाँ, अपने बंदर को गेट पर रखा कर,
कम से कम पहरेदारी तो करेगा। रामलाल बंदर को गेट पर खड़ा कर देता है और घर के कामों में लग जाता है। शाम हो जाती है। कुछ चोरों का उधर से गुजरना होता है। तब एक चोर जमींदार जी के घर को देखकर कहता है, भाई देख रहे हो, ये कितना बड़ा घर है। हाँ, चलो आज इसी घर में चोरी करते हैं, अच्छा खासा माल मिलेगा यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, पर गेट पर बंदर खड़ा है, ऐसा करते हैं दीवार बांध करके जाते हैं। चोरों ने जैसे दीवार फांदी बंटी ने देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे इस बंदर ने हमें देख लिया, कितना खतरनाक लग रहा है। चलो आज यहाँ से चलते हैं, फिर कभी चोरी करेंगे। सब डर कर वहाँ से भाग गए। रामलाल और जमींदार दौड़कर दोनों बंदर के पास आते हैं। रामलाल समझ गया था बंटी क्यों चिल्ला रहा था। जमींदार बोला, अरे तुम्हारा ये बंदर क्यों चिल्ला रहा है? जमींदार जी, जरूर यहाँ कोई चोर आए होंगे, तभी ये इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। कर आए होंगे? मुझे तो कोई चोर दिखाई नहीं दे रहा। अरे चोर कुछ नहीं आए, तुम्हारा बंदर पागल है, जबरदस्ती चिल्लाता रहता है। मना करो इसे, ये चिल्लाना बंद करें और चुपचाप खड़ा होकर पहरा दे। रामलाल को जमींदार के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके जाने के बाद कहता है, बंटी, मैं जानता हूं तू चोरों को भगाने के लिए ही चिल्ला रहा था, लेकिन भाई ईमानदारी वफादारी की यहाँ कोई कदर नहीं है। अब जमींदार के घर चोर आया, कुछ भी हो जाए तुम मत चिल्लाना, बस चुपचाप यहाँ पर खड़े रहना। बंटी हाँ में सिर हिलाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर से उन चोरों का वहाँ से गुजरना होता है। तभी एक चोर कहता है, यार देखो तो सही, कितना बड़ा घर है, यहाँ चोरी करके हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन याद है ना तुझे, ये बंदर कितना खतरनाक है। पिछली बार तो बच ही गए थे हम, वरना हमें काट ही लेता वो। बंटी इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी बंटी ने सोने का नाटक किया तो दूसरे चोर ने बोला, अरे भाई तू देख तो सही, आज वो बंदर सो रहा है, यही समय है, हम चुपचाप से अंदर जाते हैं और चोरी कर लेते हैं, किसी को कुछ खबर नहीं होगी। अब वो दोनों चुपचाप से अंदर आते हैं। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं और वो चुपचाप तिजोरी वाले कमरे में घुस जाते हैं और बहुत सारा पैसा और सोना चांदी चोरी करके दीवार के रास्ते से भाग जाते हैं। जमींदार को कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन जब रामलाल जमींदार के घर काम करने के लिए जा रहा था, तब बंटी रामलाल का कुर्ता पकड़कर खींचने लगा। तभी रामलाल कहता है, अरे बंटी, मेरा कुर्ता क्यों खींच रहे हो? मुझे काम के लिए जाने में देरी हो रही है। अगर तुझे नहीं जाना तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो जाने दे। अरे कहाँ ले जा रहा है? लेकिन रामलाल का कुत्ता रामलाल को नहीं छोड़ता और उसको उसके खेतों की तरफ ले जाने लगता है। तभी रामलाल कहता है, तो मुझे मेरे खेतों में क्यों ले आया? तुझे पता है ना कि अब ये हमारे खेत नहीं है, बल्कि जमींदार जी का खेत हो गया है। बंटी खेत के किनारे अपने पैरों से खोदने लगा। रामलाल को समझ नहीं आया। रामलाल ने सोचा, शायद बंटी मुझे कुछ बताना चाहता है। जहाँ ये खोज रहा है वहाँ खोद कर देखता हूँ। रामलाल ने वहाँ खुदाई की तो वहाँ से सोने, चांदी, हीरे और बहुत सारे पैसे निकले। ये देखकर रामलाल चौंक गया और बंटी से बोला, इतने सारे पैसे और गहने भला हमारे खेत में कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बंटी ने ही इशारे से रामलाल को समझाने की कोशिश की कि चोरों ने चोरी करके यहाँ दफना दिया है। रामलाल बंटी का इशारा समझ गया और बोला, अच्छा, समझ गया। तू खामोश हो गया था, इसीलिए जमींदार के यहाँ से चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर ली। लेकिन ये सारा पैसा उनका है, ये हम नहीं रख सकते, इसे हम ईमानदारी से वापस कर लेंगे। अब रामलाल वो सारा पैसा लेकर जमींदार के पास गया और देते हुए बोला, जमींदार जी, ये लीजिए, चोरों ने आपके पैसे चुराकर मेरे खेत के किनारे गाड़ दिए थे। वो तो बंटी ने पता लगा लिया और मैं खुद जमीन को खोद कर आपके पास सारे पैसे वापस लेकर आया हूँ। जमींदार ये सब देखकर बहुत गुस्सा हुआ और चिल्लाते हुए रामलाल को बोला, किसी ने चोरी नहीं की, बल्कि चोरी तूने ही। तुमने चोरी करने के बाद तूने क्या सोचा मैं तुझे इनाम दूंगा? नहीं,
मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं देने वाला, बल्कि आज के बाद तू निकल जा मेरे घर से और कभी भी मेरे घर के काम मांगने मत आना, भिखारी कहीं का। रामलाल अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उसे बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है। अब रामलाल बहुत उदास हो जाता है। अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये सुनकर लक्ष्मी कहती है, अजी आप तो जानते हैं वो जमींदार किसी का सगा नहीं है, और अगर चोरों का घर आया हुआ सामान आपको मिल गया था तो आपने उस जमींदार को क्यों वापस किया? उसे घर ले आना चाहिए था। आपने और बंटी ने मिलकर ढूंढा था तो उस पर आपका हक हो गया ना। तुम तो जानती हो लक्ष्मी कि मुझे ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही पसंद है। मैं आपको ईमानदारी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ, जमींदार ने जो बेईमानी से पैसे कमाए उसे चोरों ने चुरा लिया था, और यदि वो पैसा आपके हाथ लग गया तो आपको जमींदार को वापस नहीं करना चाहिए था, बल्कि रख लेना चाहिए था। और वैसे भी अपने अंजाम देख लिया ना। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कहती हो। अब अगले दिन से रामलाल दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। दूसरी तरफ उन चोरों ने जैसे ही रामलाल के खेतों में खुदाई की, उन्हें अपना धन नहीं मिला तो वो बोले, ये क्या हुआ भाई? हमारा चुराया हुआ पैसा और धन यहाँ से गायब है। हाँ, तू सही कहता है भाई, शायद वो हमारी किस्मत में ही नहीं था, इसीलिए चला गया। लेकिन वो बड़ा सा घर तो याद है ना तुझे? अब हम दूसरी बार वहां पर चोरी करेंगे। तूने देखा नहीं वहां कितना सारा धन था? तू चिंता मत कर, हमें वहां धन की कोई कमी नहीं होगी। जब तक वो कंगाल ना हो जाए हम वहां पर चोरी करते रहेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो भयानक बंदर वहां पर जागता रहा तो मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आज सुबह जब उधर से आ रहा था तो मैंने देखा वहां कोई बंदर था ही नहीं। लगता है वो बंदर कहीं चला गया है। तो ठीक है, फिर तो आज रात को हम फिर से वही चोरी करेंगे। और रात होने पर जब सभी लोग सो रहे थे, उन दोनों चोरों ने जमींदार के घर में घुसकर फिर से चोरी की, और चोरी किया हुआ सारा पैसा छुपाने के लिए फिर से रामलाल के खेतों के किनारे पहुंच गए। तभी एक चोर बोलता है, नहीं भाई, इस बार हम पैसा यहाँ नहीं छुपाएंगे। याद नहीं पिछली बार किसी ने खोद कर निकाल दिया था। इस बार हम कोई नई जगह की तलाश करते हैं। यही सोचकर वहां से थोड़ी दूर लगे एक बरगद पेड़ के नीचे उन दोनों ने खोदकर अपना चोरी किया हुआ पैसा और जेवर छुपा दिया और वहां से चले गए। उस दिन जब रामलाल काम पर जा रहा था, तब बंटीलाल रामलाल का कुर्ता फिर से खींचकर खेतों की तरफ ले जाने लगता है। रामलाल समझ गया था वो कुछ बताना चाहता है। थोड़ी देर में बंटी रामलाल को लेकर उसे पेड़ के नीचे आ गया जहाँ चोरों ने चुराए हुए धन और जेवर गड़े थे। इसके बाद बंटी वहां पैरों से खुदाई करने लगा। रामलाल सब कुछ समझ गया। रामलाल ने खुदाई की और वहां से सारा धन निकाल लिया। वो सारा धन लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, देख रही हो लक्ष्मी, हमारी बंटी ने हमें फिर से चोरी के धन को निकालने में मदद की। अब तुम बताओ क्या करना है? करना क्या है, आप तो ये सारे पैसे रख लीजिए और सारे जेवरात जौहरी के पास जाकर बेच दीजिए। अगले दिन रामलाल ने ऐसा ही किया। वो जौहरी के पास गया और सारे जेवर को बेच कर आ गया। उसके बाद लक्ष्मी बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया। मैंने तो कल ही सरपंच जी से बात कर ली थी, उनके पास एक बहुत अच्छा खेत है। चलिए इन पैसों से हम वो खेत खरीदेंगे। वो सब तो ठीक है लक्ष्मी, लेकिन सरपंच जी ने पूछा कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो मैं क्या कहूँगा? कहना क्या है, बता देंगे। हमारी माताजी के सोने के कंगन रखे थे, हमने उसे बेच दिया। इस तरह वो लोग सरपंच जी के पास पहुंचे। सरपंच जी को पैसे देकर कुछ नए खेत खरीद लिए। दूसरी तरफ जैसे ही चोरों को पता चला, उनका सारा धन फिर से गायब हो गया। उन्होंने फिर से जमींदार के घर की चोरी की और बार बार चोरी करने से जमींदार पूरी तरह से कंगाल हो गया